अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है उसका रिव्यू करने जा रहा हूं और उसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया मूवी आई है अब की बार टॉम क्रूज़ की। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूं, सिंपल सा है। ईथन हंट और उसकी टीम एक बहुत ही ख़तरनाक हथियार को ढूंढ रही है ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। मुझे पता है आप लोग सबसे पहले इसकी कहानी ही सुनना चाहते हैं, तो उसी से शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले इस मूवी के नाम का मतलब समझ लेते हैं। डेड रेकनिंग का मतलब क्या है? तो ये टर्म जनरली यूज़ किया जाता है नेविगेशन के दौरान। तो जैसे कोई भी सबमरीन या शिप या एयरक्राफ्ट को किसी दूसरे सबमरीन शिप या एयरक्राफ्ट की लोकेशन पता लगानी है तो वो लोग ये डेड रेकनिंग वाला मेथड यूज़ करते थे। इसमें क्या होता है कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की पुरानी या पिछली वाली पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन करंट पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए और भी वेरिएबल्स या फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और पहले पोजीशन और करंट पोजीशन को कैलकुलेट करने के बीच में टाइम कितना जा चुका है। इन्हीं के ज़रिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन पता चल पाएगी। लेकिन जैसा कि अब आप खुद ही समझ पा रहे होंगे, इसमें एरर्स होते रहते हैं क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन वैसे तो जनरली सेम ही रहते हैं जब भी कोई सबमरीन वगैरह चल रहे होते हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी वजह से अपनी स्पीड या डायरेक्शन चेंज की तो फिर कैलकुलेशन में सब गड़बड़ हो जाता था। एनीवे, आज जीपीएस के चलते, जो कि बिल्कुल लाइव लोकेशन बता देता है, ये वाला मेथड ऑलमोस्ट बहुत ही पुराना और ऑलमोस्ट गायब ही हो चुका है। इसमें डेड शब्द का इस्तेमाल इस पर्पस से किया गया है कि जो भी करंट पोजीशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर रहे हैं उसे उस वक्त हम रुका हुआ यानी कि मरा हुआ यानी कि डेड मान रहे हैं, जबकि वो तो कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में है। लेकिन उसकी करंट पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए उसे डेड या स्टेशनरी अज्यूम करना ज़रूरी है। लेकिन एक बात बता दूं कि आज भी ये मेथड यूज़ किया जाता है मॉडर्न सबमरीन्स या शिप्स में या एयरक्राफ्ट में, लेकिन एडवांस तरीके से। वो कैसे? तो आजकल के नेविगेशन सिस्टम्स मोशन सेंसर्स, रोटेशन सेंसर्स और एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर की मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट और सही पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड अभी भी लुप्त नहीं हुआ है। हाँ, तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सबमरीन पर जो कि रशिया को बिलोंग करती है। ये सबमरीन बहुत ही एडवांस है और नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन है रशिया की। इस पर एक बहुत ही एडवांस नेविगेशन सिस्टम का प्रोटोटाइप है जिसको सबमरीन के क्रू टेस्ट कर रहे हैं। इस सिस्टम के थ्रू इनविजिबल नेविगेशन पॉसिबल है। जो मैं समझा हूँ इस टर्म से वो मैं बता देता हूँ। इनविजिबल नेविगेशन का मतलब ये हो सकता है कि आप दूसरी सबमरीन को बिना उसको पता लगे उसको ट्रैक कर सकते हैं, वही डेड रेकनिंग वाले मेथड से, और साथ ही साथ आप भी इनविजिबल या गायब हो जाते हैं दूसरी सबमरीन के लिए और वो आपको आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता है। एनीवे, टेस्टिंग के दौरान इनके रेडार पर इनको एक दुश्मन पनडुब्बी का पता चलता है और वो इतनी तेज़ी से चल रहा है जो कि इम्पॉसिबल है पानी में। और फिर इनको पता चलता है कि उसने मिसाइल्स भी दाग दिए हैं इनकी पनडुब्बी पर। तो ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इस सिस्टम के रहते हम लोग दिख कैसे गए दुश्मन की पनडुब्बी को। लेकिन फिर रशियन पनडुब्बी भी मिसाइल्स दाग देती है दुश्मन की पनडुब्बी पर वो मिसाइल्स जो दुश्मन की पनडुब्बी ने छोड़ी थी वो भी इनको आकर नहीं लगती है। सिमिलरली इन्होंने जो मिसाइल्स छोड़ी थी वो भी दुश्मन की पनडुब्बी से नहीं टकराती है, बल्कि इनकी खुद की छोड़ी हुई मिसाइल्स वापस आके इन्हीं की पनडुब्बी को एक्सप्लोड कर देती है और सब मर जाते हैं। अगला सीन आता है जिसमें आईएमएफ के ईथन हंट को एक मिशन मिलता है एक चाबी ढूंढने का। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। इस चाबी के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को मिलाने पर ही ये चाबी काम करेगी। ईथन हंट को पता चलता है कि एक पार्ट इल्सा फाउस्ट के पास है। जिन्होंने पुरानी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ देखी है वो इस कैरेक्टर को जानते होंगे। जिन्होंने नहीं भी देखी है, डोंट वरी, पुरानी किसी भी मूवी से इस मूवी की कहानी का कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर ईथन हंट इल्सा से चाबी लेने जाता है। लेकिन इसमें एक चक्कर और है, ये चाबी के पीछे और भी बहुत सारे लोग पड़े हैं। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका की सरकार ने इल्सा से वो चाबी रिट्रीव करने का काम दिया है अपनी एजेंसीज़ को। तो जब ईथन इल्सा को ढूंढते ढूंढते पहुंचता है तो देखता है कि वो सरकारी एजेंट्स भी इल्सा को मारने आए हुए हैं। जैसे तैसे दोनों उन सरकारी एजेंट से लड़के वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तीसरे सीन में ये होता है कि अमेरिका के इंटेलिजेंस कम्युनिटी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, जिसमें ईथन हंट किसी प्रकार से घुस जाता है। वहाँ काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के चीफ्स बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग एक एक्सपेरिमेंटल एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। एआई क्या होता है ये जानना है तो मेरा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वाली टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखिए इसी चैनल पर। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के चीफ उस एआई को एंटिटी कहकर संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस एआई को दूसरे देशों के डिजिटल सिस्टम को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये एआई रोग चला गया है और ये सेंटिएंट हो गया है। इसका मतलब कि ये एआई ईविल बन चुका है और इसको खुद की अवेयरनेस हो चुकी है, यानी कि अब इसको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है ऑपरेट करने के लिए, बल्कि ये खुद ही अपने आप को चला सकता है। और इसका मकसद है दुनिया की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री सिस्टम्स को टारगेट करना और उनसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालना। अब सभी देश अपने डिफेंस और मिलिट्री सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम्स इस एंटिटी से बचाने में लगे हुए हैं और एंटिटी को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल कर सके और अपने देश के फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। अभी तक ईथन हंट को उस चाबी की सिग्निफिकेंस मालूम नहीं थी, लेकिन उस मीटिंग से उसे चाबी का पर्पस समझ में आ गया। रूम में एक इंटेलिजेंस चीफ कहता है कि अगर वो चाबी मिल जाए तो उससे उस एंटिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। ये चाबी एंटिटी के सोर्स कोड को अनलॉक कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका सोर्स कोड कहाँ है ये सिर्फ 2-4 ही लोगों को पता है। तो ईथन हंट के दिमाग में फिर आता है कि किसी तरह से इस चाबी का दूसरा पार्ट ढूंढना पड़ेगा और उसी को देना पड़ेगा जिसको पता हो कि ये चाबी लगती कहाँ है। एनीवे, यहाँ से कहानी फिर आगे बढ़ती है। ईथन को पता चलता है कि चाबी का दूसरा पार्ट अबू धाबी में है, तो वो वहाँ जाता है, लेकिन ग्रेस नाम की एक चोर उसे चुरा लेती है और बस यहाँ से फिर पूरी भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे ट्विस्ट आते हैं और भी काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं। एक्शन और कहानी वाकई लाजवाब है और जैसे कि आपको पता ही है कि टॉम क्रूज़ अपने सारे स्टंट्स खुद ही करते हैं, तो फिर तो मूवी देखने में और भी मज़ा आता है। पुरानी मूवीज़ से भी कैरेक्टर्स आएंगे, बट आपको उसके लिए पुरानी मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। टोटली नई कहानी है इसकी क्या सभी मूवीज़ की कहानी वैसे नई ही रहती है, लेकिन ये पहली बार है कि ये मूवी क्लिफ हैंगर पर ख़त्म हुई है और इसका सेकंड पार्ट मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आएगा, यानी कि डेड रेकनिंग पार्ट 2। और हाँ, ईथन हंट का किरदार निभाया टॉम क्रूज़ ने, इल्सा फाउस्ट का रिबेका फर्गसन ने और ग्रेस का हेली एटवेल ने। हेली एटवेल आपको पता ही होगा, जिनकी एजेंट कार्टर वाली सीरीज़ थी। एनीवे, थोड़ा सा और बता देता हूँ प्लॉट के बारे में। तो इसमें एंटिटी ने एक ह्यूमन के साथ अलायंस कर रखा है और एंटिटी चाहती है कि वो चाबी ईथन के हाथ ना लगे, नहीं तो वो एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए वो ह्यूमन भी ईथन के काम में हर जगह अड़चन बनता रहता है ताकि ईथन को वो चाबी ना मिल पाए। लेकिन वो ह्यूमन चाबी खुद के लिए भी चाहता है। तो एंटिटी को आप ऐसा समझिए, कोई बहुत ही पावरफुल एआई या कंप्यूटर सिस्टम। इसमें टोटल 3 पार्टियां हैं जो चाबी के पीछे लगी है। एक तो वो ह्यूमन जिसके साथ एंटिटी ने अलायंस कर रखा है, दूसरा खुद अमेरिका के इंटेलिजेंस वाले जैसे कि CIA और NSA, और तीसरा ईथन हंट और उसकी टीम। वैसे एक IMF की टीम भी ईथन हंट को पकड़ने में लगी है ताकि वो एंटिटी को डिस्ट्रॉय ना कर सके। ओवरऑल बहुत सारी पार्टियां, ढेर सारे कैरेक्टर्स, खूब सारे सीक्रेट्स, खूब सारे प्लॉट्स, धमाकेदार एक्शन और ज़बरदस्त स्टंट्स टॉम क्रूज़ द्वारा, वो भी, और बीच बीच में कहीं कहीं कॉमेडी, और हाँ, बहुत सारी सुंदर सुंदर शूटिंग की लोकेशंस और एक चाबी।
यही बनाती है इस मूवी को मस्ट 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 वॉच। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ये मूवी 7th पार्ट है इस मूवी फ्रेंचाइज में। इसकी पहली 6 मूवीज़ आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ रही हैं सभी। खासकर मुझे आज तक की सबसे बेस्ट मूवी इसकी 4th वाली लगी है, जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, जिसमें टॉम क्रूज़ ने बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाके स्टंट्स किए हैं। खैर, मैं सारी मूवीज़ का प्लॉट यहाँ नहीं बताने वाला। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाकी मूवीज़ का भी मैं रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बात, ये मूवी फ्रेंचाइजी बेस्ड है दरअसल एक बहुत ही पुरानी टीवी सीरीज़ पर, जिसका नाम भी मिशन इम्पॉसिबल था और उसे दिखाया गया था 1966 से 1973 के बीच में CBS नेटवर्क पर। तो इस सीरीज़ का मेन कंसेप्ट कुछ ऐसा था, इसमें एक छोटी सी टीम दिखाई गई है जो कि IMF के लिए काम करती है, और IMF एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है US गवर्नमेंट की। तो ये टीम बहुत सारे बुरे प्लान्स या टेररिस्ट प्लॉट्स को रोकती है। और हाँ, IMF एकदम सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में सिर्फ उसमें जो काम करते हैं और गवर्नमेंट में बस 2-4 लोगों को ही पता है। तो अगर IMF का कोई भी एजेंट मारा जाता है या पकड़ा जाता है दुश्मन देश द्वारा, तो अमेरिका साफ मुकर जाएगा कि ये हमारा एजेंट है। एनीवे, ये लोग बहुत ही एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से धोखा देके मैनिपुलेट करके किसी भी तरह से बहुत सारे दुनिया के ईविल प्लान्स को नष्ट करते हैं। जैसे कि डिक्टेटर्स जो कि दूसरे देश पर या अपने ही देशवासियों पर जुल्म कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसी सरकारें जहां पर अंदर ही अंदर बहुत बड़ी कोई साजिश चल रही है, या फिर करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और क्राइम लॉर्ड्स, उन्हीं सबको ये टीम रोकती है। अच्छा, इस सीरीज़ का नाम मिशन इम्पॉसिबल क्यों बना, या मूवी का नाम मिशन इम्पॉसिबल क्यों है? सीरीज़ तो खैर मैंने नहीं देखी है, बट मूवीज़ देखी है, तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जनरली ना हर मूवी में किसी भी मिशन के दौरान ईथन हंट पर कुछ ऐसा टास्क आ जाता है जिसको करना वाकई में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ईथन हंट उसे करके दिखाता है। और सच्ची बता रहा हूँ कि जब आप सारी मूवीज़ देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 4th मूवी में टॉम क्रूज़ यानी कि ईथन हंट को बुर्ज खलीफा के टॉप पर चढ़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब वो बिल्कुल ही नामुमकिन है, लेकिन वो उसे करके दिखाता है। कैसे करता है वो जानने के लिए आप मूवी देखिए। और ऐसा हर मूवी में एक टास्क होता ही है, इस मूवी में भी है। लेकिन वो क्या है, अगर आपको जानना है तो आप मूवी थिएटर्स में जाके देखिए। और यकीन मानिए, मैंने आपको सिर्फ बेसिक प्लॉट बताया है इस मूवी में और भी बहुत कुछ है। एक्शन सीक्वेंसेस के तो क्या ही कहने, और कहानी और भी डीप जाती है। मैंने सिर्फ सरफेस टच किया है। सो थिएटर जाइए और मज़े लीजिए इस मूवी का। और हाँ, 1966 वाली टीवी सीरीज़ को बनाया था ब्रूस गेलर ने। ये 1966 से 1973 तक चला था। उसके बाद 1988 में इसको फिर से शुरू किया गया था, सिर्फ 2 सीजन्स के लिए, और इसको दिखाया गया था तब ABC नेटवर्क पर। एनीवे, इसके प्रोडक्शन की कॉस्ट आई है टोटल $300 मिलियन। ये इतनी ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इसकी शूटिंग कोरोना के समय शुरू हो गई थी। और मज़े की बात, ये वाला पार्ट यानी कि 7th वन और 8th वन दोनों एक साथ ही शूट हुए थे। तो एक्चुअली होता क्या था कि ये जिस देश में भी जाते थे शूट करने, वहाँ ये लोग को पहले क्वारंटीन में 14 दिन रहना पड़ता था। लेकिन जब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया, तब भी डेली कोविड टेस्ट तो होते ही थे पूरे कास्ट और क्रू के, और अगर एक भी पॉजिटिव निकला तो फिर उनको क्वारंटीन होना पड़ता था, जिसके चलते इसकी प्रोडक्शन डिले होती चली जा रही थी। और उस देश में रहने खाने पीने का खर्चा बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ते जा रहे थे। एनीवे, एक ऑडियो रिलीज़ हुआ था इंटरनेट पर, जिसमें टॉम क्रूज़ 2 प्रोडक्शन के मेंबर्स पर चिल्ला रहे थे क्योंकि वो लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। उस ऑडियो में वो ये कह रहे थे कि एक मूवी बनाने में हज़ारों लोगों की मेहनत लगती है, और अगर मूवी बनती है तो कितने सारे लोगों का उससे घर चलता है और पेट पलता है। लेकिन अगर आप जैसे लोगों के कारण जो कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर फिर से कोविड पॉजिटिव आ गया किसी का, तो फिर से प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हुई थी, लेकिन आम जनता और सेलिब्रिटीज़ सभी ने टॉम क्रूज़ का सपोर्ट किया था इस बात पर। किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। इसकी शूटिंग वैसे बहुत सारी लोकेशंस पर हुई है, जैसे कि रोम इटली में, अबू धाबी UAE में, स्विस एल्प्स के पहाड़ों में, लंदन में, नॉर्वे में, और भी बहुत जगह पर। एक इसमें ना लास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सीन है
उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, बट उसकी शूटिंग के लिए बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि उसकी शूटिंग के लिए प्रोडक्शन वाले सच्ची में किसी चीज़ को एक्सप्लोसिव से उड़ाना चाह रहे थे। लास्ट में एक्चुअली कोई एक्सीडेंट का सीन है, बट वो जो एक्सप्लोसिव से उड़ाना चाह रहे थे उसकी परमिशन नहीं मिल रही थी उस देश की गवर्नमेंट से, और वो पर्टिकुलर चीज़ का निरीक्षण भी कराया था फिल्म वालों ने, लेकिन निरीक्षण करने वाले ने गलत रिपोर्ट दे दी कि वो पर्टिकुलर चीज़ को डिस्ट्रॉय करना ही बेहतर है रादर देन रिनोवेट इट। इस चीज़ के लिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी और कुछ प्रोड्यूसर्स ने बाकायदा बहुत ही सीक्रेसी में पोलिश ट्रूप्स के संरक्षण में उस साइट पर गए भी थे। पोलिश ट्रूप्स बोले तो पोलैंड के ट्रूप्स। एक बात और बता दूं कि इस पर्टिकुलर साइट को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। एनीवे बाद में जब पता चला कि वो पर्टिकुलर साइट को उड़ाने वाले हैं, तो आम जनता और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ और म्यूज़ियम के अधिकारियों ने इस बात का खूब विरोध किया कि उस पर्टिकुलर साइट को उड़ाने के बजाय ये फिल्म वाले CGI क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स। और सुनिए, जुलाई 2020 तक इतिहासकार और भी दूसरे फिल्म इंडस्ट्री वाले वैज्ञानिक, पोलैंड के पार्लियामेंट के मेंबर्स और इंटरनेशनल कमेटी फॉर द कंजर्वेशन फॉर इंडस्ट्रियल हेरिटेज के मेंबर्स सभी ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि उस ऐतिहासिक प्रॉपर्टी को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। पोलैंड की सरकार और मिशन इम्पॉसिबल के फिल्म मेकर्स ने कहा कि उस पर्टिकुलर साइट का डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है ताकि वहाँ डेवलपमेंट किया जा सके और टूरिज़्म बढ़ाया जा सके, और सरकार ने कहा कि उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नष्ट किया जाएगा, वो साइट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं की जाएगी। लेकिन जब ये इंसिडेंट अगस्त 2020 तक इंटरनेशनल हो गया, तब फिर से क्रिस्टोफर मैकक्वेरी यानी कि इस मूवी के डायरेक्टर ने कहा कि उसके सिर्फ अनसेफ पोर्शंस को ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा मूवी में दिखाने के लिए, ना कि पूरा डिस्ट्रॉय किया जाएगा। अल्टीमेटली उस साइट को एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में सरकार ने रजिस्टर कर दिया और फिर उसको उड़ाने का फैसला नामंजूर हो गया। एंड फाइनली उस सीन का सेट इंग्लैंड में एक पार्क में बनाया गया और वहाँ उसकी शूटिंग पूरी हुई। खैर, अब मैं किस ज़बरदस्त सीन की बात कर रहा हूँ और इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, ये जानना है तो पूरी मूवी थिएटर में जाके देखिए। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। रीजंस मैं आपको सारे दे ही चुका हूँ। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट $300 मिलियन के आसपास पहुंच गया था, तो ये वाली मिशन इम्पॉसिबल मूवी बाकी सभी पुरानी मूवीज़ से सबसे महंगी है और टॉम क्रूज़ के करियर की भी सबसे एक्सपेंसिव मूवी है। दूसरा फैक्ट है कि जब इटली में शूटिंग हो रही थी तो 12 लोग कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, तो उनको आइसोलेट करना था। तब टॉम क्रूज़ ने पर्सनली 5 लाख पाउंड पे किए थे अपनी जेब से उनको आइसोलेट करने के लिए एक पुराने पानी के जहाज़ पर। तीसरा फैक्ट यह कि टॉम क्रूज़ और विंग रेम्स यही सिर्फ 2 एक्टर्स हैं जो 7 फिल्मों में रहे हैं अब तक। चौथा फैक्ट यह कि ये पहली मिशन इम्पॉसिबल मूवी है जो कि पूरी तरह से डिजिटली शूट हुई है, नहीं तो अब तक की सारी मूवीज़ 35 mm की फिल्म पर ही शूट होती थी। पांचवा फैक्ट है कि 3rd, 4th, 5th, 6th मूवीज़ की तरह इसमें भी एक्सक्लूसिवली BMW की ही कारें और मोटरसाइकिल्स यूज़ हुए हैं। छठा फैक्ट यह कि अभी लेकिन रिसर्च से मैंने पता किया कि 7th और 8th फिल्म्स एक साथ नहीं शूट हुई है, उसका प्लान कैंसिल कर दिया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा। सातवां फैक्ट है कि ये वाला मज़े की बात सुनिए, J.J. एब्राहम्स का बैड रोबोट प्रोडक्शन हमेशा इस मूवी का प्रोड्यूसर रहा है, लेकिन ये पहली मूवी है जिसको बैड रोबोट ने प्रोड्यूस नहीं किया है। और जिसने मेरे रिव्यूज़ देखे हैं उन्हें पता ही होगा कि J.J. एब्राहम्स कितने बड़े प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने कितनी सारी सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की हैं हॉलीवुड में और डायरेक्ट भी की हैं, और काफ़ी सारी हिट टीवी सीरीज़ के भी निर्माता रहे हैं वो। आठवां फैक्ट ये कि इसमें विलेन का रोल ईसाई मोरालेस ने निभाया है, उसको पहले निकोलस होल्ट निभाने वाले थे। निकोलस होल्ट भी एक जाने माने स्टार है हॉलीवुड के, ये खासकर एक्समैन वाली मूवी से फेमस हुए थे जिसमें ये बीस्ट बनते थे। नौवां और आखिरी फैक्ट ये कि तो इसमें जो मिशन इम्पॉसिबल वाला टास्क टॉम क्रूज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए उन्होंने 500 बार हवा में छलांग लगाई थी और 1300 बार मोटरसाइकिल से छलांग लगाने की प्रैक्टिस की थी। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये सीन ऑलरेडी ट्रेलर में रहा है। बाप रे बाप, इतना डिटर्मिनेशन टॉम क्रूज़ का। और ये स्टंट अगर आपको देखना है तो मूवी को थिएटर में जाके ज़रूर देखिए। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8.1, जिसे रेट किया लगभग 52,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, खासकर थिएटर में तो आपको और ही मज़ा आएगा देखकर।
और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस मूवी या टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।